आज का हम टॉपिक लेंगे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उस सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उनकी बातें अंदर की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीधा बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एजुकेशन माने के माध्यम से आपको ये सब प्रोवाइड हो रहा है। तो कांग्रेस के अधिवेशन की सीधी बात करते हैं हम। ठीक है, तो कांग्रेस जो बन गई थी वो आपको 1885 में बन गई थी। ठीक है, उसके बाद रेगुलर जो अधिवेशन हुए हैं उस रेगुलर अधिवेशन को कैसे संचालित हुआ या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको बात हम करते हैं। तो पहला अधिवेशन आप देखोगे बम्बई का अधिवेशन है। ठीक, तो ये बम्बई का जो अधिवेशन है इसको ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने संपादित करा था। ठीक है, तो ये जो बम्बई का अधिवेशन है ये पहले बम्बई में होने नहीं वाला था, कलकत्ता वगैरह में हो रहा था। तो बाद में क्या हुआ कि भाई जगह नहीं मिली, तो ये गोकुल दास तेज इंटर कॉलेज जो था उसमें फिर ये बाद में हुआ। ठीक, तो ये ब्योमकेश चंद्र बनर्जी का क्वेश्चन बन गया कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन को किसने करा था, तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने करा था। दूसरा अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन। ट्रिक क्या है पहले दूसरे तीसरे चौथे की बनाने की कि भाई कौन कहाँ से अधिवेशन कहाँ पर हुए थे, तो बकमई आप सब बम्बई, का से कलकत्ता, माँ से मद्रास और चौथा इलाहाबाद, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो कलकत्ता का दूसरा अधिवेशन है जिसको दादा भाई नेहरू जी ने पूरा करा था। तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ये अधिवेशन हुआ है। और अगर हम देखें तो सेकंड अधिवेशन में ही क्या हुआ था कि भाई जो टी पार्टी बुलाई गई थी, जितने भी कांग्रेस के मेंबर थे उस समय, है ना, तो कांग्रेस के मेंबर जितने भी थे उस समय, डफरिन ने उस समय टी पार्टी बुलाई कि भाई आप आओ यहाँ पर, और टी पार्टी वगैरह दी थी। तो उस समय अब बनने का क्या है कांग्रेस का विचारधारा, वो एक अलग कंसेप्ट है। आज हमारा फोकस जो रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि भाई कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए। तो सेकंड जो अधिवेशन उसमें टी पार्टी भी बुलाई गई थी डफरिन के द्वारा, और इन सब कांग्रेस वालों को बुला के वहाँ पर दिया गया। अब तीसरा अधिवेशन जो है जो मद्रास का अधिवेशन है, इसमें अगर हम समझे तो ये इंपॉर्टेंट वाला क्यों हो जाता है, क्योंकि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस का जो बन रहा है वो तीसरा अधिवेशन बन रहा है, बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर बनते हैं। और इसके बाद अगर हम समझे तो तीसरा अधिवेशन जो हुआ उसके बाद चौथा अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद का ये अधिवेशन है जिसमें पहला ब्रिटिश जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है जिसका नाम है जॉर्ज यूल। अभी चौथा जो अधिवेशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि ये अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ, इस अधिवेशन में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के दो जीवन की प्रतिपक्ष रहा है कि पहले वो राष्ट्रवादी थे, बाद में अलग हो गए। तो इसी वाले अधिवेशन में उन्होंने क्या करा था, पैट्रियटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ये बना दी थी। ठीक है, तो एक ये है, और एक ही इसी अधिवेशन में सर हिंद नाम के एक और व्यक्ति थे जो इस समय विरोध करते हैं इस अधिवेशन का। अब यही चौथा अधिवेशन है जिसमें कि कांग्रेस की एक शाखा लंदन में भी खुल जाती है। जो एक पत्र है वो कांग्रेस का पत्र जो है लंदन में भी इसी शाखा के इसी कांग्रेस के अधिवेशन के द्वारा वहाँ पर खुल जाता है। ठीक है, ये चौथा अधिवेशन हो गया। अब इसके बाद अगर हम, ठीक है, तो इसमें विरोध करते हैं सर हिंदू, जैसे मैंने बताया आपका सर सैयद अहमद खान इसका विरोध करते हैं चौथे अधिवेशन का, पैट्रियटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वगैरह। और इसी में जो एक पत्रिका है कांग्रेस के नाम की पत्रिका लंदन में पहली बार वहाँ पर छप जाती है। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है इस अधिवेशन में कि जो ये अधिवेशन है अब इसमें डफरिन आके बोल रहा है। अब डफरिन देखो सेकंड अधिवेशन में आके बोलता है कि भाई मीटिंग वीटिंग करता है, चाय पार्टी वगैरह देता है। चौथा अधिवेशन में कहता है ये तो अल्पसंख्यकों की एक दल है, इस तरह से डफरिन आके कहता है। ठीक है, तो चौथे अधिवेशन में समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये आगे बड़ा उपयोगी हो सकता है राष्ट्रता के लिए, इसलिए वो ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करना शुरू करेगा। ठीक है, अब पांचवा अधिवेशन आ जाएंगे आप, विलियम वेडरबर्न। अच्छा, पांचवा अधिवेशन बम्बई का अधिवेशन है, विलियम वेडरबर्न। ठीक है, अब ये विलियम वेडरबर्न वो व्यक्ति है जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। भाई किस व्यक्ति की लिखी है, तो ये ए हुम जो संस्थापक है ना कांग्रेस का, उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इसने, ए वेडरबर्न ने। फिर छठवां अधिवेशन कलकत्ता का अधिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि फिरोज शाह मेहता इसको कर रहे हैं। और फिरोज शाह मेहता जब इसको संपादित कर रहे हैं तो कादम्बरी गांगुली के द्वारा इसमें भाषण दिया गया। तो भाषण किसके द्वारा दिया गया, कादम्बरी गांगुली। भाई कादम्बरी गांगुली के द्वारा दिया गया, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि पहली स्थान तक महिला है। ठीक है ना, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब फिर हम आठवां अधिवेशन में आ जाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वही है इसमें। फिर आठवां अधिवेशन ब्योमकेश चंद्र करते हैं, इलाहाबाद का अधिवेशन है, पहला वाला भी सेम है, आठ वाला भी सेम है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब 12वां अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता में हुआ। ये अधिवेशन है रहीमतुल्ला सैयानी साहब ने करा। यही वह अधिवेशन है जिसमें पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। और इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई पूछ लेगा कौन सा अधिवेशन है जिसमें वंदे मातरम के बारे में बताया गया या गाया गया, तो रहीमतुल्ला सैयानी का था ये, और इसमें गाया भी गया था। ठीक है, तो फिर हम 1905 में डायरेक्ट आ जाते हैं। 1905 का बनारस अधिवेशन बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन है, गोपाल कृष्ण गोखले का अधिवेशन है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 का बनारस अधिवेशन को करा, और यही वह अधिवेशन है जिसमें स्वशासन की बात आना शुरू हुई थी। 1906 का अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ और कलकत्ता में संपादित हुआ।
अब इसको समझने की बात यहाँ पर ये समझेंगे हम कि भाई ये जो 1905, 6, 7 का ये दौर है, इसमें कांग्रेस के जो नरमपंथी दल है और जो गरमपंथी दल है, उनकी विचारधाराओं में कहीं न कहीं विविधता आ चुकी थी। ये ऐसा नहीं हुआ कि हम इसको ऐसे समझ के चलें कि अचानक से हो गया। ये बात धीरे, 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 धीरे बढ़ ही रही है और गरमपंथी दलों के उसमें तिलक उभर के आ रहा है और यही विवाद था कि तिलक को अब कांग्रेस की अध्यक्षता मिलनी चाहिए और वहाँ से जो नरमपंथी हैं वो ये नहीं चाहते थे कि भाई अध्यक्षता मिले, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर दादा भाई नेहरू जी जैसे बड़े और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कटु वक्ता उन्हें कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को, तो इस तरह के नेता जब हैं तो वो उनको नहीं बनने दे रहे थे गरमपंथी वालों को। और आप देखते हो जबकि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण ये 14 में उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद होम रूल वगैरह बहुत अच्छे से चलाते हैं वो। तो ये 1906 का अधिवेशन यही हो रहा था कि भाई कौन बने, तो इसमें फिर दादा भाई नेहरू जी वगैरह इसमें बने थे और यही अधिवेशन है जिसमें स्वराज की बात पहले देखो, समझ के चलना, स्वराज की बात दो बार उठाई गई है। एक तो जो स्वराज है वो 1906 के अधिवेशन हुआ, एक 1929 का जो कराची सॉरी लाहौर अधिवेशन है, इसमें क्या बोला गया, ये पूर्ण स्वराज की बात करता है। तो दो स्वराजों की बात अगर हम देखें तो इतिहास में हुआ है, जैसे कि हम कहते हैं पहला स्वराज की बात जो हुई तो 1906 में हुई और पूर्ण स्वराज की जो बात है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ, जो नेहरू के द्वारा संपादित हुआ था। तो फिर 1907 में आए और 1907 का वो दौर है जब कांग्रेस के नरमपंथी व गरमपंथी दल में फूट पड़ गई और फूट पड़ने का कारण यही था जो मैंने आपको बताया कि विचारधारा मिल नहीं रही थी और कहते थे कि नरमपंथी की अध्यक्षता होनी चाहिए, गरमपंथी कहते थे हमारी अध्यक्षता होनी चाहिए और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कांग्रेस का फूट ही पड़ गई। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे, है ना, एक क्या लिखा हुआ है, बोस नहीं घोष होगा, रास बिहारी घोष कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। 1908 का अधिवेशन भी रास बिहारी घोष ने करा और यही वह दौर है जब स्वदेशी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है और स्वदेशी आंदोलनों का नेतृत्व फिर गरम दल नरम दल अपने अपने तरीके से कर रहा है, तो ये देखने को मिलता है। फिर 26वां कलकत्ता का अधिवेशन जो है, हाँ अच्छा ये कौन सा वाला है, ठीक है ठीक है। अब 1911 का अधिवेशन है, 1911 का अधिवेशन है ये 26वां कलकत्ता का अधिवेशन है, इसको बिशन नारायण धर कर रहे हैं, बिशन नारायण धर ने करा। तो इसलिए में क्या हो गया, पहली बार जनगण मन को गाया गया कौन सा अधिवेशन था, 1911 का अधिवेशन था, 26वां अधिवेशन है, बिशन नारायण दर ने करा। तो दो क्वेश्चन आपके पास आ गए, रहमतुल्लाह सयानी वाला आ गया 12वां जिसमें भाई पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जनगण मन पहली बार कब गाया गया, 1911 का अधिवेशन है, बिशन नारायण दर के द्वारा गाया गया, ठीक है, सिंपल हो गया। अब 1912 का अधिवेशन आप क्या समझते हैं, 1912 का कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं। एओ ह्यूम जो है, अब एक रोमांचक बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो एओ ह्यूम है जो संस्थापक है कांग्रेस का, ये कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। अब समझ के चलेंगे कि 85 से लेकर 12 में तो ये मर ही गए हैं, 12 में क्या पहले मर गए शायद, 12 में इनको सम्मान दिया गया, कांग्रेस का पिता कहते हैं, तो कांग्रेस को पिता किसको कहा गया, एओ ह्यूम को कहा गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो एओ ह्यूम है वो कोई अध्यक्षता नहीं बनते। ऐसे दूसरे एक बड़े नेता हैं जिनका नाम है तिलक, ठीक है ना। तो तिलक भी कभी नहीं बन पाए, कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर पाए। हाँ 1918 में हो रहा था, 1918 में पूर्णतः चांस था कि कर देंगे, पर उसी समय की एक घटना हमें नज़र आती है जिसमें हम कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बैरेंटाइन चिरोल, ये पत्रकारिता करता है, ठीक, पत्रकारिता जर्नलिस्ट है ये, और उसने लिख दिया तिलक के बारे में कि भाई भारतीय अशांति का जनक अगर कोई है वो तो तिलक है। अब जब ये बात पता चली तिलक को, तो तिलक चले गए हैं मानहानि का केस करने लंदन, तो पूर्णतः बन ही जाते पर नहीं बन पाए, वंचित रह गए कांग्रेस की अध्यक्षता करने से, ठीक है। तो 1912 का समझ आ गया। अब देखो 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्या है भाई, वही है जो कांग्रेस 1907 के अधिवेशन में विभक्त हो चुकी थी, जो टूट चुकी थी, वो 1916 के अधिवेशन में आपस में मिल गई और इसी 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो अंबिका मजुमदार कर रहे हैं और इसी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल आपस में मिले और इसी में मुस्लिम लीग भी आपस में मिल गई थी। तो ये वो दौर है जब आखिरी बार ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस हाथ मिला रही है, उसके बाद तो ये विभक्ति होते चले गई और फिर टू नेशन थ्योरी जो 30 में आई थी, ठीक है, जिसमें इकबाल ने टू नेशन थ्योरी को रखा, प्रतिपादित करा और 1940 की पूर्ण तरह से जब मांग हो गई पाकिस्तान की, और 1943 का जो कराची अधिवेशन था, कराची हाँ शायद कराची अधिवेशन था, तो उस कराची अधिवेशन में क्या कहा जिन्ना ने कि भाई अब अंग्रेजों को कहा कि तुम हमें छोड़ दो और अब हमें अपने रास्ते पे करना है। तो इस तरह से ये दौर बन रहा है और यही जो दौर है, अगर मैं कहूँ कि भाई मुस्लिम लीग की सबसे पहली जो कांग्रेस की गलती मैं बताता हूँ, ये यही गलती है कि जो 1906 वाली जो बनने का समय है, उस समय कुछ ऐसा कर सकते थे कि भाई मुस्लिम लीग नहीं बन सकती, कुछ समझौता हो सकता था। तो ये एक बड़ा चर्चा है, वो अलग अलग बात है, ठीक है। तो कहाँ पर थे, कहाँ हो गया, इसी में कांग्रेस को मिल गई, हाँ मुस्लिम लीग हो गई। अब 1917 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलना। 1917 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, पहली बार एक महिला
कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही है, जिसका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की महिला? आयरिश महिला है। आयरिश महिला है तो ये सर्वदलीय जो बैठक होती थी शिकागो, उससे बड़ी प्रभावित थी, और जब उससे बड़ी प्रभावित थी तो इसने कहा कि भारत आया जाए। भारत जब आई है तो इनकी क्या थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह थी लंदन में, जो उसकी शाखा 82 में 1882 में यहाँ भारत में खुली थी। उसी के, ये मद्रास में आके खोला था इन्होंने, उसी के द्वारा ये जुड़ी। और 1898 बनारस हिंदू तो विश्वविद्यालय है हमारा, उसकी नींव रखने वाली एनी बेसेंट है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एनी बेसेंट कर रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो एनी बेसेंट है, ये एनी बेसेंट कभी भी भारत की आज़ादी की तरफ नहीं थी। ये चाहती थी कि भारतीयों को एक स्वशासन मिले, भारतीयों को एक उत्तरदायी शासन जरूर मिले, पर वह कभी भी ये नहीं चाहती थी कि भारत को आज़ादी मिले। ये पूर्णतः इतिहास में दबाया जाता है, पर ये उनका विचारधारा थी, ये एनी बेसेंट की सोच थी। चलो वो एक अलग मुद्दा है, आगे बढ़ते हैं। 1920 में कहाँ गया विशेष अधिवेशन? अच्छा ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1918 का पहला, कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशन हुए। विशेष अधिवेशन का मतलब होता है एकदम बुला देना। तो पहला हुआ है इमाम 1918 में। 1920 में दूसरा विशेष अधिवेशन जो लाला लाजपत राय के उसमें हुआ। और 20 का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, 20 का एक वार्षिक है और एक विशेष है। तो 20 का जो वार्षिक अधिवेशन है वो कौन सा है? नागपुर अधिवेशन है, और राघवाचारी ने इसको करा था। 1921 का अधिवेशन में लाला जेल में होने के कारण, देखो 1921 का एक अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय जेल में थे, इसीलिए हकीम अजमल खां, इन्होंने क्या करा था? हकीम जमल खां है क्या? हाँ अजमल खां था शायद, हाँ अजमल खां है। उसी ने क्या करा था कि भाई सहायक अध्यक्ष के रूप में अगर काम हुआ तो 1921 में हुआ, और इसी में राष्ट्रीय ध्वज को लोकार्पण जो हुआ 1921 के अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता करी, वो बेलगांव अधिवेशन 1924 का। 25 का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1925 का कानपुर अधिवेशन। सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता बन रही है, सरोजनी नायडू। अब वो महिला ब्रिट आयरिश है जो पहली 17 में बनी है, उसको अलग मत कर देना। 1926 का 1926 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, खादी में बल देने की, खादी जो कपड़ा है उसमें बल देने की बात 1926 में। 1923 मौलाना अबुल कलाम सबसे कम उम्र के थे जिन्होंने अध्यक्षता करी। तीसरा विदेश अधिवेशन है ये। अब 1929 का लाहौर, 1929 लाहौर अधिवेशन तो पता ही है भाई, नेहरू ने संपादित करा था। इसी में पूर्ण स्वराज की बात वगैरह जो है सब इसी के अंदर है। 1931 का कराची अधिवेशन सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ। 1931 का कराची अधिवेशन में अगर मैं थोड़ी सी कहानी इसमें जोड़ने के प्रयास करूं तो 1931 का कराची अधिवेशन में यहाँ पर ये डेट है कि 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ गांधी जी का पैक्ट हो जाता है। गांधी इरविन एक्ट 5 मार्च 1931 का है। इसमें समझौता हो जाता है, दो विचारधाराएं थी, पर इसमें कंट्रोवर्सी जो जुड़ती है, कंट्रोवर्सी जो होती है वो एक ही कंट्रोवर्सी होती है। वो कंट्रोवर्सी ये हो जाती है कि भाई अब भगत सिंह की जो कंट्रोवर्सी है कि भाई क्या गांधी जी ने कहा नहीं कहा, एक अलग मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इतिहास का। इसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करा है। ठीक है, तो इसी कंट्रोवर्सी के द्वारा जब भगत सिंह को फांसी हो जाती है और 23 मार्च 1931 को हो जाती है, तो भाई इसी अधिवेशन के कारण जब गांधी जी कराची की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको गो बैक या काले झंडे दिखाने का प्रयास हुआ। तो इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा है कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी विचारधारा नहीं मर सकती। ये भी आप सुनिश्चित कर लीजिए कि यही वह अधिवेशन है 1931 का जिसमें इरविन पैक्ट को, समझौते को मंजूरी मिलनी थी। ठीक है ना, आगे बढ़े तो 1936 का नेहरू का है लखनऊ। देखो नेहरू जी ने 3 अधिवेशन करे हैं। ललाफे, ट्रिक है क्या? ललाफे पहला कहाँ का है? लाहौर। दूसरा कहाँ का है? लखनऊ दूसरा है ना, 1936 का लखनऊ तो है हाँ। और फिर चौथा जो है, तीसरा जो है वो है फैजपुर। फैजपुर पहला गांव वाला है। ठीक है, 3 करे हैं। ललाफे से आप जोड़ सकते हो। 36 में नेहरू जी ने लखनऊ में करा था, और उसमें मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी की विस्तार करना चाहता हूँ, ये सब जो विचारधारा है ये 1936 का अधिवेशन है। 1937 का फैजपुर अधिवेशन अगर हम देखें तो नेहरू द्वारा ये करा गया था, और ये पहला गाँव में होने वाला अधिवेशन है। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने करा। यही अधिवेशन है जिसमें योजना कमेटी बनी थी। ठीक है, तो भारत में पहली बार प्लानिंग कमीशन जो है यहीं पे बना, और इसकी अध्यक्षता करने वाले नेहरू थे। योजना कमीशन बना। 1939 त्रिपुरी संकट हो जाते हैं भाई। इसके क्या कहानी है त्रिपुरी संकट की? भाई कुछ नहीं है, इसमें सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे और इसके खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी के सबसे प्रिय व्यक्ति को लड़ाया, और पट्टाभी सीतारमैया हार भी गए थे। जब हार गए थे तो गांधी ने इसी अधिवेशन में कहा था कि ये पट्टाभी की हार नहीं, ये गांधी की हार है। ठीक, और इसी अधिवेशन को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने जब देखा कि इस तरह से गांधी जी विचारधारा कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, तो उन्होंने खुद त्याग दी, और फिर बाद में जाके इसको राजेंद्र प्रसाद जी ने संपादित करा, इसकी अध्यक्षता करी। 40 से लेकर 45 तक कौन बैठा हुआ है? मौलाना अबुल कलाम बैठे हुए। और 46 में जेपी कृपलानी, और 48 में जो पहले ना हो सका वो आखिरी में हुआ। 1948 का जो अधिवेशन है वो कौन करता है भाई? ये पट्टाभी सीतारमैया। और यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो इस अधिवेशनों से आ सकती थी, या कांग्रेस के जितने भी विशेष अधिवेशन या जो भी चीज़ें हैं इसी पॉइंट पे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।